दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, ठीक है, इस केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट का, उसकी मैं पूरी आंसर की आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप जानते होंगे आज क्लास 12th का जो है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। आज डेट कितनी है? 22 तारीख। ठीक है, 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम था। 3 घंटे आपको पूरे टाइम इसके मिले होंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ देख लिया होगा। अब सीधे चलते हैं इसकी आंसर की तरफ। तो ज़रूर पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे जो आंसर हैं पता चल सकें। ठीक है, 1 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन थे वो सेक्शन ए के क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के थे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्या था? द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। तो इसका आंसर होगा डी, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सेल। किसी भी सेल के लिए जो है सेल कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सेल कांस्टेंट जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर ये दूसरा आपका क्वेश्चन था, आपको एक रेट लो दे रखा था एक इक्वेशन के लिए, और इसमें पूछा गया था कि अगर बी की जो कंसंट्रेशन है उसे डबल कर दें और ए की अगर कंसंट्रेशन को सेम रखें तो रेट कांस्टेंट का क्या होगा। आप यहाँ देखिए रेट इक्वेशन क्या है, के फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर ए का सेम है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बी की जगह यहाँ पे क्या किया है, डबल कर दिया है, तो बी की जगह आ जाएगा 2b। 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर। तो यानी जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या कहते हैं? क्वाड्रपल्ड। ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ Cr3+ इज। Cr3+ का जब जब आप वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपको, और फिर जब उसको आप बनाएंगे, ठीक है, वैलेंस बाउंड थ्योरी के हिसाब से जब आप उसको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं? 3। जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो फिर जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है बहुत ईजिली निकल जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n × n+2। ठीक है, n हमारा कितना आ गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो आएगा √15। √15 की वैल्यू होती है 3.87। ठीक है, और यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.87 बोर मैग्नेटन। ठीक है, फिर फोर्थ में आपको IUPAC नेम लिखना था इस कॉम्प्लेक्स का। तो इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +2। ठीक है, पांचवा आपका, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स इज। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने नंबर ऑफ डोनर एटम से जो है सेंट्रल मेटल एटम कनेक्टेड है। या EN को आपको पता होगा, EN जो है 2 एटम्स डोनेट करता है। यहाँ कितने EM है? 3 EN है, तो 2 × 3 यानी 6। टोटल 6 जो है डोनर एटम से जो है कोबाल्ट जो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में जुड़ा हुआ है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, इन सब में से सबसे स्टेबल है ऑप्शन नंबर सी, FeC2O4 थ्राइस की होल की पावर 3-। ठीक है, इस पर जो चार्ज है 3- है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सातवां आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। DNA में इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको ध्यान होगा DNA में 4 बेस होते हैं। ठीक है, साइटोसिन होता है, एडिनिन भी उसमें होता है, थाइमिन भी होता है, यूरेसिल जो है उसमें नहीं होता है। ठीक है, यूरेसिल किस में होता है? RNA में। RNA में जो है थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल, लेकिन हमें किस में पूछा है? DNA में। तो DNA में जो है यूरेसिल नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर ये जो 8वां क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा देख लीजिए, इसमें मिस प्रिंट है। आप हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम का तो आपको पता चलेगा कितना मिस प्रिंट है। जैसे यहाँ पे जो टाइम दिया है, ऊपर दिया है 10⁻13, नीचे कितना दिया है? 10⁻3। ठीक है, ऊपर लिखा है 100% कंप्लीशन और नीचे लिखा है 10%। लेकिन आपको अगर इसका आंसर सही से लाना है, इन चारों ऑप्शन में से कोई आंसर लाना है, तो आपको जो है 100% कंप्लीशन वाला जो है लेना पड़ेगा। उसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा। ठीक है, 9वां, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथनॉइड्स। +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हर लेंथनॉइड्स के लिए कॉमन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 10वां, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दे रखा है, इसका हमें एटॉमिक नंबर बताना है कि किस नंबर का जो है हमें दिया गया है।
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि इसमें से ये जो कन्फिग्रेशन है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को वापस फिल करें तो अभी देखिए इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, 3d5 और s में कितने 0, 4s0। जब 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 2 तो पहले s में जाएंगे और 1 जाएगा d में, तो 3d6 4s2। 3d6 किसकी कन्फिग्रेशन होती है, एटॉमिक नंबर 26 की, ठीक है, जो आयरन का होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26। 11वां, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट आर सेम फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू जो है यानी रेट कांस्टेंट की और जो रेट है दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन, इनमें से कौन सा एसिड विटामिन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है, विटामिन सी। आपका फिजिकल एजुकेशन के पेपर में भी एक आया था, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं। तो आपने वो एग्ज़ाम अगर सही से उसका आपने आंसर की देखी होगी तो आप इस आंसर का आसानी से जो कर सकते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, बुक में एक टेबल बनी हुई है उसमें से ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है दोस्तों। तो 13वें का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड्स। 14 क्वेश्चन देखिए, आपको करंट सीक्वेंस बताना था ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 जो है सबसे ज़्यादा है, 2 उससे कम है, 3 उससे कम है और 4 जो है उससे कम है, ठीक है। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है इससे डिनोट किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक के जो थे इसमें असर्शन रीज़न वाले थे, ठीक है। ए ऑप्शन किसके लिए है कि तब आपके यहाँ आप देखिए ए ऑप्शन तब है जब आपके असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और रीज़न जो है सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बी कब है, जब दोनों ही सही है लेकिन रीज़न एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है। सी तब होगा जब असर्शन सही है रीज़न गलत है। और डी यहाँ पे होगा बी की जगह, डी कब होगा जब असर्शन गलत है और रीज़न सही है। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है पेपर में। जैसे 15वां क्वेश्चन आप देखिए, हिंदी मीडियम में अलग है रीज़न और इंग्लिश मीडियम में अलग है। तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अगर आप करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि जो असर्शन दिया है वो सही है लेकिन जो रीज़न बताया गया वो गलत है, ठीक है। 16वें का देखेंगे तो होगा ऑप्शन नंबर बी कि दोनों ही सही है लेकिन रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 17वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए रीज़न और असर्शन दोनों सही है और जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन बता रहा है। फिर 18वें का आप देख लीजिए असर्शन और रीज़न, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, असर्शन जो है गलत है और रीज़न सही है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर सेक्शन बी, इसमें 19 से लेकर 25 तक क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के। ये 19वां क्वेश्चन है, चॉइस दे रखी थी आपको, इन दोनों में से आपको कोई एक करना था। जैसे पहले में क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इनका आपको क्या बताना है, हाइब्रिडेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो पहले का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2 और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। जब आप इसको बना के देखेंगे तो आपको दिखेगा। फिर दूसरे का क्या है d2sp3 और ये डाई मैग्नेटिक है, इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डेड होंगे क्योंकि यहाँ पे कौन सा लिगेंड है, सी एन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये पेयरिंग कर देता है, इसलिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होगा। फिर चॉइस जो थी इसमें पहले में आपको बताना था IUPAC नेम, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड। टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, एक्वा किसके लिए आता है, वाटर के लिए, तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड। और फिर दूसरे में आपको बताना था कि FeCN6 4- जो है डाईमैग्नेटिक है जबकि FeF6 3- जो है पैरामैग्नेटिक है। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे FeCN6 में जो है CN आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा ही नहीं, तो इसलिए ये डाईमैग्नेटिक है। जबकि फ्लोराइड जो है वो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाएगा और इसीलिए पैरामैग्नेटिक जो है ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये आपको करना था। फिर 20वें में जो आपको सॉल्व करना था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 373.202 केल्विन, ठीक है। पहले आपको एक रिलेशन पता होगा कि डेल्टा TB किसके इक्वल होता है, KB/m। वहाँ से आप जब निकालेंगे डेल्टा TB की वैल्यू आएगी 0.052। फिर उससे जो आपको टेम्परेचर, वाटर का जो प्योर टेम्परेचर है उसमें आपको ऐड कर देना है, फिर आपकी जो वैल्यू आएगी 373.202 केल्विन, ठीक है। ये आपका होगा। 21वां आपका चैप्टर 3 से था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ये आपको लिखना था, आपने लिख दिया होगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। 22वें में आपको शो करना था
कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके 99.9% कंप्लीट होने में जो है जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ से 10 गुना ज़्यादा होगा। ये आपको शो करना था, ठीक है। तो इसमें मैं आपको रीज़न देना था। ये आपका चैप्टर नंबर 8 जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पार्ट थे 1-1 नंबर के। फिर 24वां क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से था कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या क्या बनेगा। वो आपको रिएक्शन दे रखी है बुक में, वो आपको लिखनी थी। और लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। फिर ये 25वां क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन का जब डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। आपको ई ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो कौन सी इक्वेशन बन रही है, एर्हीनियस इक्वेशन जो है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आर टी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो 232.79 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी। ये आपका बुक का क्वेश्चन है। आप चैप्टर 4 खोल लीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, उसमें से ये क्वेश्चन आ रखा है। फिर है सेक्शन सी, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। जैसे पहला ही जो क्वेश्चन है इसमें दो चॉइस दे रखी थी, आपको 2 में से कोई एक करना था। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। तो जो पहले में क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। तो जो हमारी रेट इक्वेशन बनेगी इस तरीके से बनेगी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। सेकंड में क्या पूछा है कि जब बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा देंगे, ठीक है, बी को अगर हम बी की जगह 3b पुट करेंगे तो आएगा 9b स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई, 9 टाइम्स बढ़ गई। फिर थर्ड में क्या पूछा है कि जब ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो ए की जगह आ जाएगा 2a, बी की जगह आ जाएगा 2b। तो 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b और ए की जगह है 2a, तो 4 × 2 कितना हो गया 8। तो इसलिए जो है ये कंसंट्रेशन जो है जब ए और बी की डबल करेंगे तो रेट जो है 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर चॉइस में आपको एक क्वेश्चन दे रखा था कि NH3 का जब हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं प्लेटिनम की सरफेस पे तो एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हमें बताना था कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 क्या होगा अगर हमें K की वैल्यू दे रखी है। तो ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, शायद NCERT का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है चैप्टर 4 का। तो N2 का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो इतना होगा 2.5 × 10 की पावर -4 और H2 का जो होगा 7.5 × 10 की पावर -4, ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना था। फिर 27 है, ये वाला क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। 28 देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि इनमें से कौन सा डाइसैकराइड है, ठीक है। डाइसैकराइड कौन सा है, तो माल्टोज है। फिर सेकंड में आपसे पूछा था कि कौन सी बॉन्डिंग जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है प्रोटीन के। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो आप लिख देंगे। फिर रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, आप जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो स्वीट होता है टेस्ट में, ठीक है। ये आपको लिखना था, 1 नंबर का था वो। 3 पार्ट थे, तीनों 1-1 नंबर के थे। फिर क्वेश्चन 29 है, इसमें भी 3 पार्ट है, तीनों 1-1 नंबर के हैं। ये सारे जो है कौन से चैप्टर से हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। आपको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। जो पॉइंट्स लिखे गए हैं इसको आपको प्रूव करना है। 30 में पहला पार्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D4 आयन इफ डेल्टा O इज़ लेस देन P। P के यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी। तो जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से जो है पेयरिंग नहीं होती है, यानी जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो T2G में नहीं जाता, कहाँ चला जाता है, EG में। तो जो कन्फिग्रेशन बनती है T2G3 और EG1, ये आपको बस इतना सा लिखना था, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आपकी बुक में दिया है, आपको सिस और ट्रांस बनाने थे। सिस बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको NH3 को जो है साथ में लिख देना और Cl को साथ में, और ट्रांस बनाने के लिए इन दोनों को दूर दूर लिख देना है, ठीक है। फिर तीसरे में आपसे पूछा था, आपको इसका रीज़न बताना था कि क्यों जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है नहीं बनते हैं, ठीक है, आपको बताना था। फिर सेक्शन डी आपको पैसेज वाला था 4 नंबर का, ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको चॉइस भी रखी थी 4th पार्ट में। फिर ये आप इंग्लिश में देख लीजिए, आपका पैसेज था। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ आइडियल। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है चैप्टर 2 सोल्यूशंस में कि पहला जो ऑप्शन है N हेक्सेन और N हेप्टेन, ये दोनों जो आइडियल सोल्यूशन है।
सेकेंड, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर हैज़ वेपर प्रेशर, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। तीसरा, टू लिक्विड ए एंड बी ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूस ए वार्म सोल्यूशन, विच टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डज इट शो, तो ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, ठीक है। फोर्थ का जो ये पहला पार्ट है इसका मेरे को आंसर अभी क्लियर नहीं है, तो आप इसका आंसर देख लेंगे। दूसरा जो पार्ट है आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए वो सही होगा, ठीक है। राउल्ट्स लॉ से हमें पता चलता है कि पी ए जो है पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल होता है, ठीक है। 32 वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका जो है केस स्टडी वाला क्वेश्चन था 4 नंबर का, इसके फोर्थ पार्ट में भी आपको चॉइस दी गई थी, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में पैसेज है। पहला क्वेश्चन है द लिंकेज विच जॉइंस मोनोसैकेराइड टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड, तो इनके बीच में जो लिंकेज होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड, ग्लाइकोजन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स, जब ग्लाइकोजन का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, विच कॉम्पोनेंट ऑफ स्टार्च इज़ वाटर इनसोल्यूबल, तो अमाइलोपैक्टिन जो है वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरे का। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल्स, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन, और इसमें आपको चॉइस दी थी कि कौन सा जो है पॉलीसैकेराइड कॉटन का चीफ कॉम्पोनेंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, ठीक है। तो इतने तक थे आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। फिर है सेक्शन ई, इसमें 3 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के। पहले में देखिए राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करना था, रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन करना था। फिर बी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आपने जो कर लिए होंगे ये सारे जो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। फिर फिफ्थ जो 35 वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको ये 5 जो पॉइंट्स लिखे थे इनके रीज़न बताने थे, ऐसा क्यों होता है। ये डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से रिलेटेड थे सारे क्वेश्चन, ठीक है। और चॉइस आपको दे रखी थी, या तो आप वो कीजिए या फिर ये जो केमिकल इक्वेशन इन्हें कंप्लीट कीजिए, और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स है उनमें एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर की पूरी देख ली, तो मैंने कोशिश की आपको सारे आंसर प्रोवाइड कर सकूँ, तो जितने आंसर मुझे पता थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर होंगे वो आपने सही से लिख दिया होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने आंसर चेक कर लिए। तो अगर आप अपना स्कोर बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप ये भी बताइए कि अगला जो आपका एग्ज़ाम है साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनका, वो फिजिक्स का एग्ज़ाम है, तो आपको उसके सैम्पल पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आप बता देंगे तो मैं उसका सैम्पल पेपर जो है उसकी वीडियो बना दूंगा। सैम्पल पेपर जो है आ चुका है लेकिन उसकी आंसर की नहीं आई है, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी जो आपको आंसर की है सबसे जल्दी मिल सके। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।